यूपीएससी सिलेबस जीएस पेपर वन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंस के सभी पेपर्स के सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जीएस पेपर वन के बारे में और जीएस पेपर वन में क्या क्या है उसका एक सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन करके आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसके हर टॉपिक को हम एक ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो जीएस पेपर वन में तीन मेन टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हारा आता है फ्रीडम स्ट्रगल, फिर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। ये तो तीन उसमें मेन टॉपिक्स हैं। फिर उसमें ढेर सारे अलग अलग सब्सिडियरी टॉपिक्स हैं जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिर ग्लोबलाइजेशन, विमेन के इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ इन इंडिया। तो ऐसे छोटे मोटे और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको अगर इसको ठीक से प्रिपेयर करना है तो पहले इन तीन मेन टॉपिक्स को आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी नागपुर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी वीकेंड्स को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की फ्री क्लासेस होती है। तो उसके लिए आपको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये क्लासेस कब होती है। इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जीएस पेपर वन का सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या है वो हम अभी देखते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्लास में रिकॉर्ड किया गया था तो इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है, बट स्टिल आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए तो आपको जीएस पेपर वन में एग्जैक्टली क्या है और उसमें क्या क्या करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी रहेगी लेकिन आप अपना पेशेंस रखिए और उसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so we'll go through the syllabus now briefly, all the papers of GS, because this is what is all about your studies. ठीक है, तो इसमें जैसे मेंस के जो पेपर्स है, फर्स्ट थ्री पेपर्स, उनको अगर तुमने एक बार अच्छे से कर लिया तो देर इज नो रीजन दैट यू वॉन्ट क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में तुमको फिर करने के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब करना रहता। तो इसीलिए अब इसमें जो मेंस में जो सिलेबस है फर्स्ट थ्री पेपर्स में, दैट इज ओवरलैप विद प्रीलिम्स। ऑलमोस्ट 80 to 85% सिलेबस इज ओवरलैपिंग। कुछ चीजें ऐसी है जो प्रीलिम्स में है और मेंस में नहीं है, और कुछ है जो मेंस में और प्रीलिम्स में नहीं है। ओके, अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, दैट इज नॉट देयर इन प्रीलिम्स बट इट इज देयर इन मेंस। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे ही फटाफट इन सब पेपर्स का एक ओरिएंटेशन कर लेते हैं। सो यूपीएससी मेन सिलेबस फॉर जीएस, जीएस वन, ठीक है, जनरल स्टडीज वन। तो इसमें जैसे फर्स्ट टॉपिक कैसा है, इट सेज कल्चर, कल्चर ऑफ इंडिया। तो उसमें मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरियस Indian art forms, architecture and literature of India from ancient to modern India. So now all you all know that India has a rich heritage in terms of art and culture. Okay. अब यहाँ पर तो 2500 BC में, यानी आज से 4500 साल पहले भारत में एक सभ्यता थी। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें सब कुछ था। तो अब उसी वहां से लेके आज तक, तो ये कैसे चेंज हुआ? तो जैसे मैं तुमको जस्ट ब्रीफली का एक ये बताता हूँ कि इंडियन आर्ट फॉर्म, इंडियन आर्ट्स जो है, आर्ट की कई शैलियां होती है। ओके, यानी पेंटिंग्स की, तो वो कैसे इवॉल्व हुई है एंशियंट टाइम से अभी आज की डेट में मॉडर्न टाइम्स का। ओके, तो जैसे मधुबनी शैली होती है, वो एक अलग पेंटिंग है शैली, फिर साउथ इंडिया में अलग रहती है, और हर जगह तुम देखोगे अलग अलग टाइप के। वो फिर वैसे उस टाइप की पेंटिंग्स या उस टाइप की चित्र कपड़ों पे भी होते हैं जो लोग पहनते हैं, घरों में कर्टन्स पे होते हैं। तो ये जो एंशियंट टाइम से आज तक इंडिया में आर्ट फॉर्म कैसा है उसके बारे में इसमें पढ़ना। देन आर्किटेक्चर। तो अब आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो टाउन प्लानिंग थी। ओके, तो टाउन प्लानिंग थी वहां पर, बिल्कुल राइट एंगल्स पे इंटरसेक्टिंग स्ट्रीट्स थी।
इंक्लूडिंग द ड्रेनेज सिस्टम। जैसे आज का अपना मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वैसा मतलब नालियां वगैरह बनी होती है उसका, फिर ऑफकोर्स तुमको स्लोप भी प्लान करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उस समय उसमें प्लानिंग थी। तो वहां से लेके फिर बाकी जो एंशियंट इंडियन कैपिटल्स रही है, मौर्यास के टाइम पे जो कैपिटल मौर्यास के टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था, गुप्तास के टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर था, और कि आर्किटेक्चर हैज ऑलवेज गॉन थ्रू इट्स ओन मेटामॉर्फोसिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर इधर साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर का अलग स्टाइल था। तुम साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखो, थोड़े अलग टाइप के रहते हैं। ओके, नगर विमान विहार ऐसे जो स्टाइल्स रहते टेम्पल्स के। देन देयर वाज अ ह्यूज प्लेथोरा ऑफ आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, जैसे स्तूपास होते हैं। ऑलराइट। देन उसके अलावा फिर इस्लामिक पीरियड का एक अलग आर्किटेक्चर रहा है। तुम ऐसे यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दिस इज अ इस्लामिक आर्किटेक्चर। उनका जैसे मुगल्स के टाइम के किले देखो, या तुगलक के टाइम के, वो थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, है ना। यू सी ताजमहल, तो ताजमहल जैसा उससे पहले के वो नहीं मिलेंगे तुम। लेकिन तुम ये सब की जो आर्किटेक्चर तुम इसमें देखते हो, या इवन जैसे शिवाजी के किले थे, मतलब शिवाजी के जो किले थे वो शिवाजी ने उसमें कोई किले बनाए नहीं थे, हार्डली कुछ बनाए होंगे, बाकी सब कैप्चर्ड वाले थे। तो इनमें भी तुम भले ही तो पुराने जमाने में जैसे फोर्ट्स वगैरह जो बनाते थे, या इवन राजस्थान में जो सारे उदयपुर जयपुर से लेके बीकानेर में हर जगह फोर्ट्स है, ओके, जोधपुर। तो यहाँ पर ये जो फोर्ट्स थे, ये फोर्ट बनाना भी कोई मजाक थोड़ी ना है। उसके लिए तुमको एक इलाबोरेट आर्किटेक्चर तो लगेगा ही। उसके लिए तुमको ड्राइंग्स लगेंगी, प्लानिंग। उसकी तुमको मालूम है ताजमहल की जो चार मीनारें हैं, वो भी ऐसे डिजाइन की गई है कि दे उसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन बाहर की तरफ, लाइक दिस। दे अपियर स्ट्रेट, लेकिन एक एक माइन्यूट एंगल पे वो इंक्लाइंड है बाहर की तरफ। यानी उसका मेन पर्पस ये है कि इन केस अर्थक्वेक आता है तो वो मीनारें बाहर गिरेंगी, वो मेन टूम पे ना गिरे। तो ये भी तो एक डिजाइन ही है ना, यानी इट इज अ पार्ट, इट्स अ मार्वल। तो उस जमाने में भी उनके पास ड्राइंग होंगी, उन्होंने उसको कैसे प्लान किया होगा। तो ऐसे आर्किटेक्चर फिर इंडिया में इवॉल्व हुआ। फिर नाउ अनदर, आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो इंडिया में एक अलग टाइप का आर्किटेक्चर आना शुरू हुआ, यूरोपियन स्टाइल का, है ना। तो अभी तुम जो ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स है वो देखो, वो थोड़ी अलग रहती है। जैसे राष्ट्रपति भवन है, वो टिपिकली अलग स्टोन से भी बनी रहती थी, सैंड स्टोन से, है ना। जैसे तुम नागपुर का भी रेलवे स्टेशन देखो, या आरबीआई की बिल्डिंग नागपुर में कंस्ट्रक्शन पार्क पे जो है, वो टिपिकल अलग स्टोन से बनी हुई रहती है। और वो अलग, मतलब वो समझ में ही आता है ये अलग, ये यूरोपियन, इस टाइप की बिल्डिंग्स तुमको यूरोप में बहुत देखने को मिलेंगी, पुराने इसमें टाइम की। तो ये आर्किटेक्चर है वो, फिर उसके बाद ओवरऑल वर्ल्ड में एक नया टाइप का आर्किटेक्चर आना शुरू हुआ, विच नाउ इंक्लूड्स स्काई स्क्रेपर्स, है ना, यानी टॉल बिल्डिंग्स। वो पुराने जमाने में नहीं हुआ करती थी क्योंकि वैसी टॉल बिल्डिंग इरेक्ट करने के लिए तुमको ऑल टुगेदर नया आर्किटेक्चर लगेगा, नई इंजीनियरिंग लगेगी, नया मटेरियल भी लगेगा। ओके, रीइंफोर्स्ड आरसीसी जिसको बोलते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो ये सीमेंट कंक्रीट की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री सीमेंट तो फैक्ट्री में बनता है ना। सीमेंट मतलब पहले जमाने में वो दूसरे वो यूज करते थे मटेरियल ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, लेकिन जो सीमेंट है, और आरसीसी मतलब रीइंफोर्स का मतलब इट हैज आयरन बार्स इन दैट। तुम देखो पिलर कैसे बनता है, उसमें आयरन बार्स होती है और फिर कंक्रीट रहता है। ओके, उसमें बेलास्ट रहता है और सीमेंट रहता है, तो उससे वो मजबूत होता है। तो इस टाइप का की टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। तो बिकॉज दिस इज व्हाट यू रिक्वायर टू इरेक्ट टॉल बिल्डिंग्स। ओके, तो अभी तो शायद दुबई में कोई बिल्डिंग बनने वाली है, वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची। मतलब ऐसा हो जाएगा कि कहीं वहां से छलांग मार के चांद पे ही ना पहुंच जाए, कल को ऐसी भी बिल्डिंग है ना बनने लग जाए। हाँ। तो ये जो है, ये दिस वाज अबाउट आर्किटेक्चर, हाउ दिस इवॉल्व इन इंडिया। देन लिटरेचर। ठीक है, अब लिटरेचर, लिटरेचर में तो मतलब जितना बोले उतना कम है। इंडिया हैज अ रिच civilizational history, so it has literature also, which dates back from 2500 BC, that is हड़प्पन पीरियड। तो हड़प्पन पीरियड की जो इनफैक्ट लिटरेचर नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है।
द स्क्रिप्ट इज येट टू बी डिसाइफर्ड। लेकिन उसके बाद का अपना एंशियंट इंडियन लिटरेचर अगर तुम शुरू करो तो वो वैदिक लिटरेचर से शुरू होता है, ऋग्वेद, ठीक है। देन लेटर वैदिक पीरियड का लिटरेचर, देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओके, देन द एपिक्स, रामायण महाभारत। फिर साउथ इंडिया में एक बहुत ह्यूज बॉडी ऑफ लिटरेचर है विच इज कॉल्ड संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर। So that was also compiled over hundreds, over a period of hundreds of years. Okay. तो ये ऐसा लिटरेचर फिर इंडिया में रहा है। और फिर उसके बाद जब इस्लामिक पीरियड शुरू हुआ 10th century AD ऑनवर्ड्स, तो तब से एक दूसरे क्लास ऑफ लिटरेचर आया। फिर अच्छा, फिर जैन लिटरेचर भी है इंडिया में। ओके। फिर नया जो लिटरेचर आया वो इस्लामिक पीरियड ऑनवर्ड्स दूसरा आया, नई स्क्रिप्ट्स इंडिया में आई, जो उर्दू स्क्रिप्ट होती है, अरेबिक स्क्रिप्ट, और नया लिटरेचर जिसमें फिर शेरो शायरियां भी आ गई, गजलें से लेके तो अलग टाइप की किताबें। तो इन सब चीजों का सिंथेसिस भी होता है ना, उसी देयर इज ऑलवेज अ कल्चरल इंटरमिंगलिंग। ऑल कल्चर्स टेक पार्ट्स, टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। ओके। और इस तरह से एक इंटर एक्सचेंज होता है कल्चर्स का। ओनली इंटरचेंज डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग अ पीरियड। विच पीरियड? दैट इज द ब्रिटिश पीरियड। यानी तो ब्रिटिश पीरियड में इंटरचेंज कैसे नहीं हुआ? बिकॉज now see, British represented a altogether different civilization. They came from a modern civilization. So when there is a contact between a modern and a pre-modern society, so the dominant culture prevails. So in this case, dominant culture was that of British. Now, why was it dominant? Because they were political masters as well, है ना? तो अब तुम अगर ये देखोगे कि सपोज तुम इस्लामिक पीरियड में देखो, तो उसमें कई सारी ओरिजिनल इंडियन कल्चर की कई सारी पार्ट भी है, फिर इंडियन कल्चर में भी उनकी कई सारी चीजें आई, जिसमें सब कुछ आता है। तुम्हारे रहन सहन, खाने पीने का तरीका, कुजीन्स, द वे यू डेकोरेट योर हाउसेस, द वे यू गेट मैरिड, तुम्हारे फोकलोर्स, आर्किटेक्चर, कविता है, लिटरेचर, सब में एक दूसरे का ये होता है। लेकिन ब्रिटिश और इंडियन कल्चर में देर वॉज हार्डली एनी इंटरचेंज। नाउ इंडियन कल्चर टुक मेनी थिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश, बट व्हाट डिड ब्रिटिश टेक फ्रॉम इंडिया? नथिंग। व्हाट डिड दे टेक? मतलब देखो ना, हम क्या नहीं करते, हम शर्ट पैंट भी पहने, ये भी तो इंडिया का ओरिजिनल ड्रेस नहीं है, ये तो वेस्टर्न ड्रेस है। हम अभी डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, इंडिया में डाइनिंग टेबल पे खाने का कल्चर कहाँ? ओके। देन व्हाट आर वी स्टडीइंग? तो व्हाट इज द मीडियम ऑफ आवर स्टडीइंग? इंग्लिश। ये लैंग्वेज किसकी है? इंडियन है? नहीं है। ओके। सो यू नेम इट, मेनी थिंग्स वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कल्चर। ओके। अभी हम सैंडविच खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, हाँ, ये सब तो वेस्टर्न हो गया ना। तो फिर ब्रिटेन ने इंडिया से क्या लिया? तुम ब्रिटेन जाओ, वहां के लोगों से मिलो या लोगों के घर में जाओ, वहां पे तुमको क्या इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता है? कुछ भी नहीं। दे हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम अस बिकॉज दे डिड नॉट नीड टू। इवन इंडियन म्यूजिक में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया, वेस्टर्न म्यूजिक में इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत कम इसमें है। जैसे बैंड हुआ करता था 60s 70s में, बहुत फेमस बैंड था बीटल्स करके, वो उन्होंने सितार भी अपने इसमें इंट्रोड्यूस किया था, पंडित रविशंकर को उसमें मतलब उनके कॉन्सर्ट्स में भी रहते थे कई बार, जो फेमस सितार वादक थे। अभी ही इज नो मोर। तो लेकिन इन जनरल वेस्टर्न कल्चर ने इंडियन कल्चर से बहुत कम किया है। यू विल फाइंड अ फ्यू इंडियन रेस्टोरेंट्स इन लंदन और सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट वो उनके लाइफ का कोई पार्ट एंड पार्सल नहीं है। फॉर चेंज वहां जाके कोई खा लेंगे, लेकिन इंडियंस की लाइफ का देखो ना कि ब्रिटिश कल्चर कितना पार्ट एंड पार्सल। अपना मीडियम ऑफ एजुकेशन तो है ही, फिर अपना एजुकेशन का स्ट्रक्चर भी ये कौन लाया इंडिया में? प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ओरिजिनल पार्ट ना आता है। ये सिस्टम तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है। डेमोक्रेसी इंडिया में किसने लाई? ब्रिटिश ने। अपनी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की किस पे बेस्ड है? ब्रिटिश सिस्टम पे बेस्ड है। ओके। तो इसमें यही है कि इंडिया में जो ओरिजिनल कल्चर था उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत हुआ है। ओके। सो लिटरेचर में तो था ही। फिर तो दिस वाज अबाउट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है सर। सो इन दिस यू हैव टू स्टडी सम मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ, इसमें फिर ये भी है, डांस वगैरह भी है, डांस फॉर्म्स।
इंडिया में कई सारे डांस फॉर्म्स भी ओरिजिनल थे, जैसे कथक। मैं तुम बताओ और कौन कौन से डांस होते हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ठीक है। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट का अलग है, मणिपुरी स्टाइल का, वो ऐसा नहीं ड्रम जैसा उन्होंने पहना रहता लेडीज में, वो अलग टाइप का डांस है। महाराष्ट्र का अलग है, लावनी, लावनी देखी होगी। तो इसमें बहुत बहुत वेरिएशन है डांस फॉर्म्स में। ओके। इवन म्यूजिक में भी बहुत सारा वेरिएशन है पूरे इंडिया में। इंडियन म्यूजिक, अभी खैर इंडियन म्यूजिक और डांस दोनों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। अभी अभी तुम जो डांस क्लासेस, जैसे चलो नागपुर में तुम डांस क्लासेस देखो, वहां पे कौन सा डांस सीखने ज्यादा जाते हैं? वही हिप हॉप, है ना, पार्टी टाइप के डांस। हाउ मेनी पीपल वॉलंटरीली ज्वाइन कथक क्लासेस, और जो इंडियन ये है। ओके। तो no, there is nothing wrong in learning that hip hop kind of dance. I'm not saying it is wrong. मैं ये बता रहा हूँ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की जहां तक बात, सबको बॉलीवुड टाइप के डांस करने में आजकल ज्यादा। मेरा कजन पेरिस में रहता है, उसकी वाइफ वहां पे पेरिस में वही कम सिखाती है, इंडिया के बॉलीवुड टाइप के डांसेस। और वहां पे बड़ा क्रेज है उसका, वो मस्त कमाती भी है। तो ये मतलब अभी थोड़ा थोड़ा इसका एक बाहर ये फैल रहा है, लेकिन ज्यादातर इंडिया ने बाहर के कल्चर से लिया है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन बाहर के कल्चर में ऑलमोस्ट कम है। तुम वर्ल्ड में घूमो ना, तुम देखो वहां पे क्या इंडियन दिखता है, कुछ भी नहीं। इंडिया में फॉरेन का बहुत कुछ दिखता है। ओके। ओके, नाउ देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेपर वन, दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अब इसमें पर्सनालिटीज फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, देन इश्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक्सेट्रा, स्टेजेस। हाँ, तो अब जैसे पर्सनालिटीज फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, तो इसमें सब आ गए तुम्हारे, फ्रीडम फाइटर्स से लेके सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, देन रिलीजियस रिफॉर्मर्स, मूवमेंट्स, किन कौन कौन सी, जैसे आर्य समाज मूवमेंट किसने चलाई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, वो आ गए। फिर इसमें और भी जो है, ब्रह्म समाज मूवमेंट किसने चलाई थी? या अ, आर्य आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज, ऐसे कई कई अलग अलग इंडिया में अलग अलग मूवमेंट्स हैं। वी वोंट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम नाउ, हम तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब जो है, ये इसमें इससे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज तुमको करनी। कई सारी ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, कई सारी पेजेंट मूवमेंट्स हुई, उनमें कौन कौन से पर्सनालिटीज कौन थे, क्या थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनके बारे में ब्रीफिंग, ये सब इस टॉपिक में देखना है। देन stages of the freedom struggle and the people who played part in it. Now this is hardcore तुम्हारी फिर हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ऐसे देखो कैसा रहता है। ब्रिटिश तो यहाँ बहुत पहले से आए, ओके, लेकिन एक जो व्हाट विल यू से, व्हाट कट ऑफ डेट वुड यू से दैट फ्रॉम हियर इंडियन स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्व्स? तो वो जनरली हिस्ट्री में मानी जाती है 1885। सो 1885 इज अ डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। बट स्टिल जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली बनी थी, तो दे वर नॉट डिमांडिंग फ्रीडम, यानी दे वर डिमांडिंग सम कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश। उसमें एक मॉडरेट ग्रुप था, जो बाद में जाके मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से बहुत बड़ा डिबेट हुआ, उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज थी। तो इनिशियली तो कांग्रेस वाज टोटली डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट ग्रुप जो था, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है। इमेजिन नाउ दे वर नॉट फ्रीडम स्ट्रगल का, फ्रीडम मांगना तो बहुत दूर की बात है, उनका मानना यह था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है। ओनली थिंग इज ब्रिटिश, सिंस ब्रिटिश डू नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री, दे आर एलियंस, so they don't know how the problems of Indian society. So our job as an organization is to highlight those problems and make them aware, so that they should design good policies for us. यानी इस माइंडसेट से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और ने स्वराज वगैरह की बातें की थी, और 1906 के सेशन में वो रेजोल्यूशन भी कांग्रेस ने पास किया था ड्यू टू प्रेशर, बट स्टिल मॉडरेट्स वर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड इन दैट। तो देखा जाए तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है, कि हमको अभी वी वांट नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट वाज पास्ड वेरी लेट इन द 1929 सेशन। ओके।
लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, नहीं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस presided by Jawaharlal Nehru. Okay, and in that session, complete independence was sought. That the goal of Congress would be complete independence. और फिर क्या उसके 17 साल बाद तो इंडिपेंडेंस ही मिल गया. ओके, सो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई सारी चीजें अपने को डिटेल में अच्छे से करनी है, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी आते हैं. ओके, then history from the post independence perspective and the reorganization and consolidation of the Indian states following that. तो अब देखो, पहली बात तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल का ये पार्ट है, ये बिपिन चंद्रा जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, बहुत अच्छी किताब है उसकी. और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, वो भी जरूर देख लेना. उसको पढ़ना कैसे है, खैर वो मैं क्लास में भी बताऊंगा ही, तो उस पर तो वो भी देख लेना. देन ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दिस इज बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन. नाउ सी व्हाट इज हिस्ट्री, एवरी पासिंग मिनट इज गोइंग इनटू हिस्ट्री. तो अभी देखा जाए तो इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए भी 75 साल हो गए, है ना. तो फिर अब जो आज की डेट में स्टूडेंट्स स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, उनको उस पार्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ. क्योंकि 75 ऐसा तो नहीं ना 3-4 साल हुए कि नहीं भी किया तो चल रहा है. 70-75 ईयर्स इज अ सब्सटैंशियल पीरियड. ओके, तो उस दौरान भी क्या हुआ वो भी तो हिस्ट्री है, तो वो इसमें इस सेक्शन में करनी है. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह जो इसमें बोला है, तो वो तो खैर पॉलिटी का ही पार्ट है, वो इसमें हिस्ट्री के नाम पे भी हो जाएगा, पॉलिटी के भी नाम पे हो जाएगा, पॉलिटी में ही कर लेंगे उसको, हिस्ट्री में अलग से करने की उसको जरूरत नहीं. ओके, और फिर रही बात जो ब्रिटिश इंडिया, जब व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. नाउ ऑल दिस थिंग्स हैड टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन. हाँ, तो मराठी स्पीकिंग एरियाज बिकेम महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग एरियाज बिकेम गुजरात, तमिल स्पीकिंग बिकेम तमिलनाडु. तो ऐसे करके हमने अब जो लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन किया है 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, दैट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. ओके, तो वो कैसे इवॉल्व हुआ वो सब इसमें देखना. अब इसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव एंड ये सब जो लिखा है, इसको एज सच मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है. उसका रीजन ये है कि हम जितनी भी चीजें इन जनरल यूपीएससी में पढ़ेंगे रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, वो सब इंडिपेंडेंस के बाद की ही पढ़ेंगे ना. तो इसका कोई ये जो पार्ट है इसमें इन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन ये तुम वैसे भी तुम्हारे यूपीएससी की पढ़ाई में यही सब होने वाला. ओके, तो इसको वैसे इसके लिए भी एक अच्छी किताब है, विपिन चंद्रा की है, एंड दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम ही है. ओके, तो वैसे तुमको वो पढ़नी है तो पढ़ लो. आई वोंट रिकमेंड रीडिंग इट राइट नाउ, कभी उसको फुर्सत से पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, बिकॉज एनीवेज ऑल दिस थिंग्स यू विल बी डूइंग एनीवेज. ऑलराइट, तो फिर अभी हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. So world events from the 18th century onwards and their effects on society and the world at large. तो इसमें अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, इसके नाम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर तुम बोलोगे कि इंडियन हिस्ट्री कम नहीं थी तो पूरे वर्ल्ड की भी हिस्ट्री पढ़नी है क्या, वैसा नहीं है. वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है. ठीक है, तुमको अब पूरी रशिया की हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री, है ना, यूरोप की, अमेरिका की पूरी अलग से नहीं पढ़नी है. उसमें क्या पढ़ना है वो इसी में लिखा है. तो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. पहले हम ये टॉपिक्स देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, देन द टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, देन डिलिनिएशन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, ठीक है, देन इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा. तो अब इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ऐसा नाम सुन के ऐसा लगता है ना कि लोग तलवारें लेके निकले बाहर, तो ये वो रिवोल्यूशन नहीं है. ऐसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी है अपनी, तो उसमें क्या लोग तलवारें भाले लेके बंदूकें लेके थोड़ी ना निकले थे. ग्रीन रेवोल्यूशन इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, किस चीज को बोलते हैं, व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, which basically change everything in the world, including politics, production. हाँ बोलो. हाँ,
द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। और वो हम डेट जो अगर उसकी मुकर्रर करें तो वो दैट इज 1767 when steam engine was invented. So what happened when steam engine was invented? So it replaced the human and animal muscle power with the power of steam. Okay. So अब ये जो स्टीम का पावर जब तुम यूज कर रहे हो फैक्ट्रीज में, which has replaced muscle power, so the production went many x, यानी not 10x 50x 100x हो गया सब कुछ। तुम खुद सोचो ना, हैंडमेड और फैक्ट्री मेड प्रोडक्शन कितना फास्ट होगा। तो एवरीथिंग चेंज बिकॉज ऑफ दैट। इवन द शिप्स वुड नॉट सेल एनीमोर। अभी भी शिप्स के इसको सेलिंग ही बोलते हैं, बट सेल इज टिपिकली एसोसिएटेड विद दो सेल है, कैसे नहीं, कपड़े जैसे जो लगे रहते हैं शिप्स के ऊपर पहले लगे रहते थे, जो विंड एनर्जी को हार्नेस करके शिप्स को चलाते थे। ठीक है। तो दो सेल्स वर रिप्लेस नाउ। नाउ इवन द शिप्स वुड रन ऑन द विद द पावर ऑफ स्टीम। ओके। तो ये इसकी वजह से मर्केंटाइल एक्टिविटीज बढ़ी, यूरोप से लोग इंडिया आने लगे या पूरे वर्ल्ड में जाने लगे। फिर ऐसा वहां का प्रोडक्शन चेंज हुआ, प्रोडक्शन का क्वांटम ही बेसिकली बढ़ गया। अब जहाँ मशीनें आ गई, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको उसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल भी लगेगा। तो रॉ मटेरियल, अब ब्रिटेन में ये शुरू हुआ, तो ब्रिटेन तो छोटा सा कंट्री है, वहां तो रॉ मटेरियल भी नहीं है। तो उसके लिए उनको जगह चाहिए रहेगी जहां से वो रॉ मटेरियल आए, जस्ट टू फीड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज हैड नॉट टेकन प्लेस, तो ये सब भी नहीं होता, जो कॉलोनियलिज्म और ये सब, ये सब इनिशियली शुरू किस लिए हुआ? हाउ डिड ब्रिटिश कम टू इंडिया? वो क्या पूरी फौज लेके यहाँ पे इंडिया अटैक किया? ऐसा तो है नहीं। उन्होंने, वो तो यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे ना, फिर यहाँ की पॉलिटिकल वीकनेस देखते हुए उन्होंने उसका फायदा उठाया। ओके, दे बिकेम पॉलिटिकल मास्टर्स आल्सो। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इवन मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो डेवलप हुई इंडस्ट्रीज की वजह से। देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी जब इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, सो नाउ यू रिक्वायर्ड ऑल एन ऑल टुगेदर न्यू सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके। तो पहले जो सिस्टम हुआ करता था जिसमें किंग था, फ्यूडल सिस्टम था, यानी लैंड लॉर्ड, जैसे यहाँ पे जमींदार वगैरह, वैसे ही सेम यूरोप में भी था, उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे। ओके। तो ये जो जमींदारी और ये सिस्टम है वो सेम वहां था, लेकिन ये सिस्टम जिसमें किंग होगा, और ये जो सिस्टम है, इवन लेबर का रिलेशन उसके मास्टर के साथ क्या होगा, ये सिस्टम प्रेजेंट नए सर्कमस्टांसेस के लिए ठीक नहीं था ना। क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज जब आएंगी तो तुमको बहुत सारे नए रेगुलेशंस, लॉज और ये सब बनाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नाउ इट इज टाइम टू क्लिप द विंग्स ऑफ द किंग and create a body which will make laws and regulations for the new economic activities that is taking place. तो ये जो नई बॉडी रहेगी, दैट वुड बी कॉल्ड द पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट में कौन लोग आएंगे? तो वो इलेक्टेड लोग आएंगे, लोगों द्वारा चुने हुए। तो ऐसे करके डेमोक्रेसी आई। ओके। फिर उसमें मेजोरिटी जिसकी रहेगी उसकी सरकार बनेगी। तो ये जो है, इसी तरह से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और ये सारी चीजें जो है, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके। नाउ अनफॉर्चुनेटली इंडिया मिस द बस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसीलिए इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो आज की डेट में भी है, बहुत लॉपसाइडेड है। देखो, एक ट्रेडिशनल जो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चरल सरप्लस वाज इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंडस्ट्रीज ग्रू एंड देन विद दैट रिसर्च एंड उसकी एसोसिएटेड सर्विसेज बढ़ी। तो ऐसे करते करते वहां पे एग्रीकल्चर का बेस था विच वाज सरप्लस, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और उसके बेसिस पे सर्विस इंडस्ट्रीज खड़ी हुई। तो अभी डेवलप्ड कंट्रीज की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होती है। 22% पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, 15 to 20% और 18% इज इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड रेस्ट द एंटायर पॉपुलेशन इज इन सर्विसेज। तो अब इतनी कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर वहां कम होता है। द एंटायर एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड। देन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हमने बोला, सिर्फ 15 से 20% ही लोग उसमें काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या कम होता है? बिल्कुल नहीं। वहां की इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड होती है।
ओके, तुम जापान या यहाँ की जाओ किसी ऑटोमोबाइल प्लांट में, हाँ तो लोग ही नहीं दिखते, और गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही धड़ाधड़ धड़ाधड़, सब रोबोट करते काम। ओके, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं रहते ज्यादा, तो ज्यादा लोग किसमें रहते हैं, सर्विसेज में। तो सर्विसेज बहुत सारी हो सकती है, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरवेज, रेलवेज, यू नेम इट, कितनी भी सर्विसेज हो सकती है, उसमें ज्यादा लोग रहते हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में कैसा हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ब्रिटिश ने भी कोई इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा भर नहीं दिया, गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट किया थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड देन एग्रीकल्चर इधर पहले ही पीछे है, सरप्लस कभी नहीं था। अभी 1990s ऑनवर्ड्स इंडिया में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर, ओके, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड देन सर्विस सेक्टर भी, ये सब साथ साथ में ही चल रहे हैं, इसलिए कोई हिसाब नहीं किसी चीज का। वो इवॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में, जो ये होता है ना सिस्टम इकोनॉमी का, मॉडर्न इकोनॉमीज का, वो इवॉल्व अभी तक नहीं हुआ। वाई, बिकॉज इंडिया नेवर हैड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडिया में इंडस्ट्रीज का जो कुछ एक्सपोजर था वो ब्रिटिश की वजह से था। और 1947 के बाद यानी 50s ऑनवर्ड्स हमने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, दैट टू गवर्नमेंट इनिशिएटेड। ब्रिटेन में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था वो प्राइवेट लोगों ने शुरू किया। सो इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, कंप्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री। अमेरिका भी कंप्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री, वहाँ एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। ओके, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। अमेरिका में तो एक भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की नहीं है। ब्रिटेन में तो फिर भी है कुछ पीएसयू, जैसे वहाँ की रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अमेरिका में रेलवेज भी प्राइवेट है, 5 कंपनीज है वहां पे जो पूरा अमेरिका का रेलवे का नेटवर्क हैंडल करती है। ओके, देन वहां पे सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट है, वहां पे सारी एयरलाइंस प्राइवेट है, सभी कुछ प्राइवेट है, कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट ओन नहीं करती। इंडिया में देखो ना, कितनी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन करती है, कितनी सारी बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेली इतनी बड़ी बैंक है, वैसी कम नहीं थी तो और 28 बैंक और नेशनलाइज की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी उसका मर्जर हो रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी मेजर प्रेजेंस गवर्नमेंट का है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी मेजर प्रेजेंस गवर्नमेंट का है, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। तो ये सारी जो चीजें है, इसकी वजह से मतलब इंडिया का इंडस्ट्रियल सिस्टम या ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, अभी भी आप प्राइमरी सेक्टर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व। ओके, तो उस वजह से यहाँ पे हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में हमको बात करी थी। वर्ल्ड वॉर्स, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, और ये दोनों वर्ल्ड वॉर जो थे ये बहुत बड़े मतलब इवेंट्स थे, बिकॉज इन अ वे द इंटायर वर्ल्ड वॉज इन्वॉल्व। अब देखा जाए तो ये यूरोप में चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ये थे, हुए तो यूरोप में थे। लेकिन उसमें वर्ल्ड कैसे इन्वॉल्व था, क्योंकि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी वो सारी कौन सी कंट्रीज थी, कॉलोनियल यानी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, क्योंकि हर कंट्री के कब्जे में कुछ ना कुछ वर्ल्ड के पार्ट्स थे। और आधी दुनिया पे तो अकेले ब्रिटेन का ही राज था। वो बोलते ना, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना ह्यूज एम्पायर पूरे वर्ल्ड में एक छोटे से कंट्री। तो आधी ब्रिटिश रूल्ड मोर देन 54 कंट्रीज, ठीक है। तो इतनी कंट्रीज पे तो ब्रिटेन का ही रूल था। तो अब जहां जब अगर ब्रिटेन किसी कंट्री के साथ वॉर में है तो ये कंट्रीज अपने आप ही इन्वॉल्व हो गई उसमें, इनकी इकोनॉमीज ब्रिटिश इकोनॉमी से लिंक्ड है। अब इन यहाँ के सोल्जर्स भी वहां पे भेजे जाते थे लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, मतलब इंडियंस, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो अब इसीलिए इनको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। वो भले ही यूरोप में हुआ था, बेसिकली वॉर वॉज बिटवीन। वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, जिसकी ब्रिटेन ने पहली वार्निंग दी थी मत करना, उन्होंने किया। क्योंकि पहले उन्होंने चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पे पहले ही कर लिया था, उन्होंने बोला पोलैंड पे अटैक मत करना, पोलैंड पे किया। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया। तब ये तो दो कंट्रीज और जर्मनी के अगेंस्ट वॉर है, व्हाई डू वी कॉल इट वर्ल्ड वॉर। उसका रीजन ये है कि इन कंट्रीज, जर्मनी को अटका नहीं था, और यही हिटलर को चाहिए था कि जैसा ब्रिटेन फ्रांस का वर्ल्ड पे कब्जा है, ऐसे ही हम पूरे यूरोप पे करेंगे और धीरे धीरे वर्ल्ड पे। ब्रिटेन से उनका मेन ये था, क्योंकि ब्रिटेन को हराना मतलब क्या, आधी दुनिया वैसे ही तुम्हारी जेब में आ गई, क्योंकि वो ब्रिटेन के कब्जे में थी। Okay, that is why they are called world wars, because the entire world was in some way or the other linked to this war in Europe.
ओके, देन डिलिमिनेशन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज फिर जब बाद में बनी, देखो नेशनल बाउंड्रीज जो रहती है ना, ये हमेशा इवॉल्व होती रहती है और चेंज होती रहती है। अभी हम जब हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तुम देखोगे कि इंडिया में ही तो कितने सारे एम्पायर्स बने। कुशन एम्पायर अगर तुम देखोगे तो विंध्यास के ऊपर से लेके वो इधर ईरान तक था, उधर ऊपर की तरफ। तो वो एक अलग कंट्री बन सकता था मॉडर्न टाइम्स में भी। वैसा नहीं है ना, नेशनल बाउंड्रीज जो है हमेशा चेंज होती रही। इंडिया, ब्रिटिश टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया एक अलग मैप था, अभी अलग बन गया। इन फ्यूचर भी चेंज होगा। रशिया पहले अलग था, फिर यूएसएसआर बना, फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, अभी रशिया हो गया। तो रशिया ने यूक्रेन के पार्ट पे कब्जा कर लिया फिर से, क्रीमिया पे। और रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी ऑन पेपर्स चल ही रहा है। तो ये जो नेशनल बाउंड्रीज है, अभी कैसा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी, तब से एक इन अ वे थोड़ा बहुत कंट्रोल है मॉरली या ऐसे। बट अगर किसी को लड़ाई करनी ही है तो वो तो करेंगे, क्यों। इंडिया की तो कितने वॉर हो गए, पाकिस्तान के साथ हुए, चाइना के साथ हुए, यूएनओ बनने के बाद हुए ना। ईरान इराक वॉर हुआ, अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है। तो यूएनओ एक लेवल, लेकिन फिर भी तब से ज्यादा केओस नहीं है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद से। तो ऐसे ही ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बींग्स भी हम कई सारी गलतियों से लेसन सीखते हैं कि वॉर्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इससे नुकसान ही होता है, लोग मरते हैं, इकोनॉमीज कोलैप्स होती है। तो इट इज बेटर टू बी हार्मोनियस। तो इन जनरल एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर प्रिवेल कर रहा है वर्ल्ड में। नॉट मेनी कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। You can find very few countries which are fighting against each other, and that too in gaps of time. हमेशा ही चलता रहता है ऐसा भी नहीं है। There are many patches of time when there no war had taken place anywhere in the world, है ना। तो ऐसा भी हुआ है, तो अभी काफी हार्मोनियस सोसाइटी है compared to the societies that existed before 20th century। उस समय हर जगह वॉर होते थे, यूरोप में हो रहे, अफ्रीका में हो रहे, इंडिया में, चाइना में, एशिया में, हर जगह वॉर्स होते थे। ब्रिटिश टाइम पे ही तो कितने सारे वॉर्स इंडिया में हो गए। चार तो एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, दो एंग्लो सिख वॉर हुए, नहीं, तीन एंग्लो मराठा वॉर, चार एंग्लो मैसूर वॉर, दो एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। फिर उसके अलावा ब्रिटेन के जो भूटान के साथ, नेपाल, बांग्लादेश नहीं, बर्मा, एंग्लो बर्मीज वॉर, ये वॉर्स अलग हुए। और फिर नॉट ओनली दैट, इंडिया में इंटरनल वॉर्स बहुत सारे होते रहते थे। मतलब आपस में जब ब्रिटिश थे तब भी इंडिया में आपस में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें वॉर्स होते थे ना। तो इन इन जनरल अगर तुम देखो तो 20th सेंचुरी से पहले, या स्पेशली मिडल ऑफ 20th सेंचुरी से पहले, द एंटायर वर्ल्ड वाज अ केओटिक प्लेस। अभी काफी हार्मनी आ गई है रिलेटिवली। तो अभी ये जो बाउंड्रीज रहती है वो ज्यादा चेंज होती हुई दिख नहीं रही है, वरना पहले तो बहुत चेंज होती थी। इसने इस पर कब्जा कर लिया तो उसकी बाउंड्री चेंज हो गई कंट्री, है ना। अभी नहीं हो रहा, अभी वो कम हो रहा है। ओके देन, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन मतलब वही हमने जो बात की कि हाउ यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइज द वर्ल्ड। पहली बात तो कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ कॉलोनी। देखो, हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर ब्रिटेन इंडिया को अपने एम्पायर की तरह यूज करता, यानी हैड दे ट्रीटेड इंडियंस एज देयर ओन सब्जेक्ट्स, मे बी यहाँ पर कोई फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं होता। यहाँ पे भी जैसे इंडियंस को सेम राइट्स, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज वैसे जैसे ब्रिटेन में वैसी खड़ी करते, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, और यहाँ पे सब खुशहाली होती है, और ये तो कौन फ्रीडम मांगता है। एक थोड़ा बहुत बाद में कुछ पीछे आता है कि नहीं हमको फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने अगर ऐसी इंस्टीट्यूशन सेट कर दी थी, जो उन्होंने की भी थी थ्रू वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। अपनी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें भी 50% हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑलराइट। तो अगर वो वैसा करते तो शायद अलग हिस्ट्री होती, मतलब पूरे वर्ल्ड के इंपीरियल पावर्स अगर ऐसा करते। बट व्हाट दे डिड वाज दे यूज्ड देयर एम्पायर एज कॉलोनी, इसीलिए उसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉलोनी? कॉलोनी इज अ प्लेस which is basically used for supply of raw materials, okay, to feed the industries that were set up in Britain.
ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जो रेलवेज डाली या जो भी इंस्टीट्यूशन खड़ी की, वो उसका प्राइमरी एम था टू सस्टेन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, है ना। तो रेलवेज की भी जो सारी लाइंस पहले जो बनी थी, वो इसीलिए बनी थी कि सारे पोर्ट्स और कोस्टल एरियाज जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है वहां से कनेक्टेड। रेलवेज शुरू करने के दो मेन पर्पस थे। एक तो रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचे, फिनिश्ड गुड्स वहां से आके पूरे इंडिया में पेनिट्रेट होगा, वो एक पर्पस था। और दूसरा था मूवमेंट ऑफ आर्मी, यानी आर्मी की मूवमेंट कहीं से भी हो, कहीं भी बगावत हो गई या कुछ हो गया तो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह आर्मी ट्रांसफर करते आनी चाहिए। एक स्पेशल ट्रेन होगी जिसमें पूरे आर्मी वाले फौजी बैठ के आएंगे, आर्मी का मटेरियल आएगा। ओके, तो इसलिए तुम देखो ना, आज की डेट में भी इंडिया में कई सारे रेलवे स्टेशन जो है उनके नाम कैंट है। आगरा कैंट, दिल्ली कैंट भी एक रेलवे स्टेशन है। और क्योंकि मेजर रेलवे रूट जो है वो आर्मी बेसिस से ही होके जाता है, उसका पर्पज ही वो था कि कहीं से भी आर्मी कहीं भी पहुंचाते आनी चाहिए इन केस ऑफ अ रिबेलियन। तो ये जो कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यही था, टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और फिर डीकॉलोनाइजेशन उसका उल्टा हुआ, लाइक आफ्टर सम टाइम ऑल कंट्रीज वर लिबरेटेड, वन आफ्टर द अदर। तो मेजर जो है इसमें ये चालू हुई, ये 1940s में ही हुई, और स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और फिर जो डीकॉलोनाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करते करते अगले 15-20 साल में ऑलमोस्ट सब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई। और दूसरा अभी कैसा था, वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि नाउ दे डिड नॉट इवन वांट टू रूल एनीमोर। तुम आज ब्रिटेन को चॉइस दो, ऑफर करो कि आओ इंडिया पे रूल करो, तो मना कर देंगे। कौन मोल लेगा झंझट यहाँ के इतने सारे लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने की, और ये कौन झंझट मोल लेगा। इससे अच्छा वो वैसे भी रूल करते ही है ना, ये सारे कंट्रीज कैसे, ये अपने फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते हैं। ये सारे अपनी टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी स्ट्रांग है कि इन्होंने वैसे भी तो इकोनॉमी पे कब्जा ही करके रखा है। तुम बताओ इंडिया में कौन सी इंडियन कंपनी टीवी बनाती है, बनाती है क्या? एक दो थी, वो भी बंद हो गई, वीडियोकॉन वगैरह। सब तो सैमसंग, सोनी, एलजी, ये सब इंडियन कंपनी थोड़ी ना। इंडिया में कार्स कौन सी चलती, मारुति भी इंडियन कंपनी नहीं है। मतलब मारुति इंडियन कंपनी है, लेकिन उसका मेजर स्टेक 51-49 का स्टेक होल्डिंग है। मारुति उद्योग लिमिटेड होल्ड्स 49% स्टेक एंड 51% इज हेल्ड बाय सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, एसएमसी जापान। ओके, तो वो भी देखा जाए तो इंडियन कंपनी तो नहीं है। तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स ये सब किसकी है, सब फॉरेन कंपनीज की तो है। अभी मॉरिस गैराजेस की एमजी हेक्टर और ये सब जो गाड़ियां चल रही है, वो एमजी हेक्टर ब्रिटिश कंपनी है। फोर्ड अमेरिकन, हाँ, टोयोटा, निसान, सुजुकी, लिमिट, और कौन कौन सी, होंडा, hyundai, ये सब इंडियन कंपनीज कहाँ है। तो देखा जाए तो इकोनॉमी तो इन्हीं कंट्रीज की वजह से यहाँ कंट्रोल्ड है ना। यहाँ इंडिया में अच्छे अच्छे हाईवे और सड़कें क्यों बनती है, वर्ल्ड बैंक इसको क्यों फंड करता है, ताकि इनकी इनकी गाड़ियां इस पे चले। Why do they want Indians to have money in their pockets so that they should consume their products? Okay, so that they should be in a position to consume these foreign products. मोबाइल कौन सी इंडियन कंपनी बनाती है, सब फॉरेन कंपनीज बनाती है। ओके, तो ऐसा होता है। तो अभी ये डीकॉलोनाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ, तो वो उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि किसी पे रूल करना आज की डेट में मतलब क्या हो गया, वेलफेयर करना भी है। क्योंकि आज की मतलब 20th सेंचुरी के मिडल के बाद लोगों में कम से कम इतना अवेयरनेस तो आ गया था कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ना नहीं कर रही है, उनको समझ में आया। तो जब तक ये समझ लोगों में नहीं थी, अफ्रीकन कंट्रीज में सारे इलिटरेट लोग और ऐसे, तब तक ठीक था। लेकिन ये अभी तो समझ आ गई है, तो फिर अभी वेलफेयर कौन करेगा। तो ब्रिटेन को तुम ऑफर करो ना, अभी आओ इंडिया पे रूल करो, सीधा मना कर देंगे, अरे माफ करो, हमने 200 साल राज किया, बहुत हो गया, हमको नहीं आना। वो नहीं आएंगे अभी रूल करने के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज वैसे भी रूल करती है। ऑलराइट, फिर इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसमें ये वर्ड लिखा नहीं है, वो भी है मेंस के सिलेबस में। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, खैर वो काफी इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं वर्ड। तो जस्ट फॉर अ ब्रीफ ओरिएंटेशन,
you must know, like in general also, you must know, irrespective whether you are preparing for UPSC or not. What is communism? Now, communism should not be confused with communalism. Communalism मतलब होता है वो राइट्स हिंदू मुस्लिम ना रिलीजियस हेट्रेड जहाँ होती है वहां कम्युनलिज्म वर्ड यूज होता है. Communism is a different concept. Now, this concept is based on the ideas of Karl Marx. तो कार्ल मार्क्स वाज अ फिलोसोफर जिसके नाम पे एक पूरी आइडियोलॉजी है जिसको मार्क्सिज्म बोलते हैं. और on his thoughts, half the world had changed their political orientations on the basis of his thoughts. तो कार्ल मार्क्स ने जो ये किया था उसमें उसने क्या बोला था कि वर्ल्ड में इक्वालिटी कैसे आई. उसने वर्ल्ड में इक्वालिटी लाने की बात की थी. तो अब ही बिलोंग टू जर्मनी एंड देन ही लिव्ड इन मेनी कंट्रीज. इन एवरी कंट्री वेयर वो जिस भी कंट्री में रहता था ना उसके आइडियाज की वजह से उसको वहां से निकाल देते थे भगा देते थे या अरेस्ट करते थे. ठीक है. तो फिर वो जर्मनी से फ्रांस में आया फिर हॉलैंड में भी था फिर बेल्जियम में भी था और फाइनली वो ब्रिटेन में जाके सेटल हुआ जो कि और भी हॉलमार्क ऑफ कैपिटलिज्म था पूरे वर्ल्ड में. और वहां रह के कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता था. लेकिन तुम सोचो ब्रिटिश सोसाइटी इन जनरल कितना लिबरल सोसाइटी है. उसको भी वहां पे शरण दी वहां उसको किसी ने अरेस्ट वरेस्ट नहीं. सो ब्रिटेन वॉज ऑलवेज अ लिबरल सोसाइटी. ठीक है. तो कार्ल मार्क्स की फिर आइडिया क्या थी. नाउ ही सिंस ही बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट ईरा तो उसने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्रीज में उनकी मेहनत का उनको रिटर्न कभी नहीं मिलता. ठीक है. तो उनकी मेहनत का रियल मलाई जो है वो कौन खाता है. फैक्ट्री का मालिक विच इज कॉल्ड द बुर्जुआजी. ये जर्मन वर्ड है. बुर्जुआजी है प्रोलेतारियत. प्रोलेतारियत मतलब द वर्किंग क्लास. बुर्जुआजी मतलब द ओनर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो इसमें हो गए दो क्लासेस हैव्स एंड हैव नॉट्स. हैव्स आर दोज हु ओन द एंटायर कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी फैक्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस बैंक्स. और दूसरे हो गए हैव नॉट जो उसमें काम करते हैं. तो मार्क्स का क्या कहना था कि जब कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में कोई इनपुट देता है उसको उसके रिटर्न में क्या मिलता है एक सैलरी मिलती है. ठीक है. तो ये जो सैलरी उसको मिलती है ये सैलरी उसको कभी भी उसने कितना दिया है उस प्रपोर्शन में नहीं मिलती. ओके. और उस प्रपोर्शन में नहीं मिलती तो इसका मेजर फायदा किसको होता है जो फैक्ट्रीज जो ये सारी इंस्टीट्यूशंस ओन करता है. और इस वजह से मार्क्स का ये कहना था कि वर्कर विल ऑलवेज बी एक्सप्लॉइटेड. यानी अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करें मान लो कोई इन्फोसिस में जॉब करता है उसका 25 लाख का पैकेज है या चलो 40 लाख का भी पैकेज है. तो जितने भी लाख का करोड़ का पैकेज है. अभी पीछे उसका सीईओ था एक नया आया था उसको 5 करोड़ का पैकेज था उसका 5 करोड़ पर मंथ सैलरी. नॉट पैकेज पर मंथ सैलरी उसको. तो मार्क्स क्या बोलेगा ये भी एक्सप्लॉइटेड. भले उसको कितने पैसे मिल रहे उसका रीजन ये है कि वो जो कंपनी को दे रहा है उस प्रपोर्शन में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा. यानी अगर किसी को 5 करोड़ सैलरी दे रहे थे वो सीईओ को तो उसकी सालाना सैलरी कितनी होगी. मतलब टैक्स हम टैक्स की बात ही नहीं कर रहे इन जनरल उसका पैकेज कितना हुआ अराउंड 60 लाख 60 करोड़. तो उसको 60 ही करोड़ मिल रहे हैं ना. कंपनी तो बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में डिक्लेयर करती है. तो इसमें से कुछ वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देते हैं बाकी पूरे पैसे मालिक के. तो कंपनी तो चला रहा है ये है ना. कंपनी चला रहा है सीईओ अपनी जान लगा के मेहनत कर रहा है तो उसको एक अच्छा हम मॉनिटरी टर्म में देखेंगे अरे वाह बढ़िया पैकेज है. किसी को अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके लगा सीधा 20 लाख का पैकेज 15 लाख का पैकेज मिल गया अरे अच्छी जॉब मिली है. अरे जॉब तो मिली है सैलरी मिल रही है लेकिन जो तुम दे रहे हो उसका रिटर्न तुमको कहाँ मिल रहा है. तो मार्क्स क्या बोलेगा ये लोग भी एक्सप्लॉइटेड irrespective of what salary you are getting because you will be never paid in proportion of your toil. Toil मतलब your work. तो मार्क्स ने क्या बोला उसका सॉल्यूशन बताया.
कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कि ये इनइक्वालिटीज वर्ल्ड में कैसे खत्म होगी। ओके, इनइक्वालिटीज खत्म होने का एक ही तरीका है कि हम इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर देंगे। समझ गए? यानी नो वन विल ओन एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय द स्टेट। ठीक है? तो अभी तुम खुद ही देखो ना, तुम में और अडानी में, अंबानी में, हाँ, अजीम प्रेमजी में डिफरेंस क्या है? हाँ, वो कोई अलग मैटर से तो नहीं बने हुए। डिफरेंस यही है ना कि उनके पास ज्यादा पैसे है, उनके पास शेयर्स है, ओनरशिप्स है, उनके पास एसेट्स ज्यादा है। यही तो अपने में और उनमें डिफरेंस है। अदरवाइज वो भी उसी ब्लड से, उनके भी रेड कलर का ही ब्लड है उनके बॉडी में, वही स्किन है, वही मैटर, सब मैटर तो सब सेम है, नेचर ने जो दिया है। दे ओनली हैव मोर। तो अगर उनकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट टेक ओवर कर रहे हो, तो फिर तुम में और अंबानी में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, इक्वालिटी आ गई। तो कार्ल मार्क्स ने उसका सिंपल सॉल्यूशन बताया, एबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, और इस आइडियोलॉजी पे, इस थॉट पे वर्ल्ड में चेंजेस आए। मतलब ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड चेंज टू मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म या सोशलिज्म। सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है उस पर हम अभी बात नहीं करते। दे आर सिमिलर टर्म्स और थोड़े अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। और फिर इसके एग्जैक्टली अपोजिट आइडियोलॉजी जो है वो क्या है? कैपिटलिज्म, विच मीन्स ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वुड बी ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। तो रशिया और यहाँ पर उन्होंने कम्युनिज्म लिया, इधर कैपिटलिज्म। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स वर्ल्ड में बने। ठीक है? यूएसएसआर और यूएसए ऐसे भी सुपर पावर्स बने बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री माइट, द पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, देयर इंडस्ट्रियल माइट। ऐसे भी वो सुपर पावर्स बने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सुपर पावर्स के साथ साथ वो आइडियोलॉजीज भी कॉन्फ्लिक्टिंग, डायमेट्रिकली अपोजिट आइडियोलॉजीज के हुए। तो एक दौर शुरू हुआ 50s 60s, 1950s 60s 70s वगैरह में, विच वाज आल्सो कॉल्ड द कोल्ड वॉर ईरा। कोल्ड वॉर ईरा। कोल्ड वॉर मतलब वॉर नहीं हो रहा, बट इट इज अ ideological battle. Now all countries would have to align either to communism or capitalism. और ऐसा ही ना हो, इसलिए नेहरू जी और डेसमंड टीटो और ये नासिर इजिप्ट का प्रेसिडेंट, नेहरू जी और युगोस्लाविया का प्रेसिडेंट, पहले युगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था, अभी वो डिसइंटीग्रेट हो गया, युगोस्लाविया का प्रेसिडेंट टीटो, इन तीनों ने मिलके एक नई मूवमेंट वर्ल्ड में शुरू की थी, विच वाज कॉल्ड द नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम जिसको बोलते हैं। अभी नैम का कोई रिलेवेंस नहीं रहा जाता, बट नैम में अराउंड ऑलमोस्ट 130 प्लस कंट्रीज आ गए थे। अभी नैम का रिलेवेंस इसलिए नहीं रहा क्योंकि यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड जो वो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री थी वो खुद ही प्राइवेटाइजेशन पे, उसमें कई सारी प्राइवेट ये है इंडस्ट्रीज। ओके, वैसे देखा जाए तो बोलते हैं वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मैन है वो इलॉन मस्क नहीं है। वो कौन है? प्यूटिन है, क्योंकि सारे इस पे कब्जा उसका है। रिचेस्ट मैन वो है, सारे रशिया की गैस इंडस्ट्री, मतलब गैस जो एक्सट्रैक्शन कंपनीज है, वो ये सब में वो है वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन। अब वो ऑफिशियली नहीं है क्योंकि उसकी कोई कंपनी नहीं है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा, प्राइसेस मूवमेंट वैसा नहीं है। ओके, तो अदरवाइज वो है, तो वहां पर भी बहुत प्राइवेट कैपिटल आ गया और ये सब आ गया, तो अभी वो नैम और नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी रिलेवेंस नहीं रहा। चाइना भी जो सोशलिस्ट कंट्री था, वहां भी कितना प्राइवेटाइजेशन हो गया, है ना? वहां पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सिटीज बनी है, चाइनीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो चाइनीज प्रोडक्ट्स ने ही बंद कर दिया। तो अभी वो सब नहीं रहा। ठीक है, तो दिस वाज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सोसाइटी। पेपर वन में जो सोसाइटी है, इसके ऊपर क्या क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडिया, इट्स डाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो इंडियन सोसाइटी के सारे डाइवर्स एस्पेक्ट्स। तो इंडियन सोसाइटी तो वाकई में है डाइवर्स। आई डोंट थिंक एनी सोसाइटी इन द वर्ल्ड इज एज डाइवर्स एज इंडिया। क्योंकि इंडिया में अगर तुम ग्रुपिंग बनाना चाहो तो वो कितने सारे आधारों पे बना सकते हो। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
go and put some water in. Hmm. हाँ, तो ये जो है इंडियन सोसाइटीज के बारे में हमको करना है, तो इसमें जैसे हम अगर डिविजन्स करना चाहें सोसाइटी के, तो कितने सारे ग्राउंड पे कर सकते हैं। जैसे कि हम कास्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, हम लैंग्वेज पे डिवाइड कर सकते हैं, हम स्टेट पे डिवाइड कर सकते हैं, इवन लैंग्वेज की डायलेक्ट के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। हम खाने पीने के तरीकों पे डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया का खाना अलग है, साउथ इंडिया का खाना अलग है, वेस्टर्न इंडिया का थोड़ा अलग है, गुजरात और इधर का मीठा मीठा रहता है सब। लेकिन मतलब मैं तो अहमदाबाद गया था तो बड़ा खाना खा खा के तंग आ गए थे, हर जगह मीठा मीठा था, सब कुछ मीठा, ऊपर से नॉनवेज भी बहुत कम जगहों पे मिलता था। फिर वैसे अपना ईस्टर्न इंडिया का खाना थोड़ा अलग है। हाँ, तो इस बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम पहनावों पे कर सकते हैं, हम लोगों के दिखने पे कर सकते हैं। रेशियली भी इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है। लोग नॉर्थ इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, साउथ इंडिया के अलग दिखते हैं, ईस्टर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के अलग दिखते हैं, वो मंगोलाइट रेस के, है ना, नागालैंड और यहाँ के जो लोग हैं, तो ये अपने मेन स्ट्रीम इंडियंस से थोड़े अलग दिखते हैं, बिकॉज वो रेशियली अलग एरिया है। तो इंडिया में एक बहुत डाइवर्सिटी है, तो उसी के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इसमें तुमको करना है। फिर पॉपुलेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, द रोल ऑफ विमेन एंड विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियन सोसाइटी। तो पॉपुलेशन तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम इकोनॉमी में वैसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे वो इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं पॉपुलेशन को। किसी भी एक में कवर करो, मतलब वही है उसका। पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज, मतलब इंडिया में ग्रोथ रेट क्या है, व्हाट इज द डेकेडल ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट। अभी इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, हुई नहीं है, अभी ग्रोथ पे ही है। लेकिन बाय 2050 इट विल स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। दैट मीन्स एवरी पर्सन विल रिप्लेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ वन। ओके, इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। अभी राइट नाउ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती की ओर है, मतलब ग्रोथ है हर साल जो है। डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन डेकेड्स अगो दे इट स्टेबलाइज्ड, और ये उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है। तुम अमेरिका में, अमेरिका की आज की डेट में 30 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये कई डेकेड से उनकी उतनी है, वो नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी समृद्धि बढ़ती जा रही है। तो तुम सोचो ना, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ता जा रहा है। तुम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज भी देखोगे तो अमेरिका में जो रोड्स है उस पे तुमको कार्स उतनी दिखेंगी जितनी आज दिखती है, सिर्फ कार्स के मॉडल चेंज हो। अभी मॉडर्न कार्स देखेंगे, उस समय की कार्स, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में उस समय की कार्स दिखेंगी। वहां की न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे चलने वाले लोग उस समय भी उतने ही दिखेंगे, आज भी तुम जाओगे तो उतने ही दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि वहां की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, वहां पे स्टेबलाइज हो गई। कई कंट्रीज में तो डिक्लाइन हो रही है, इनफैक्ट जर्मनी वगैरह में, जापान में। वो तो एनकरेज करते हैं बाहर के लोगों को आके इंडिया, उनकी कंट्री में सेटल हो, और अपने कंट्री में भी बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं। तुम वो भी बोलते हैं कि तुम शादी करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे पैदा करो, उसके लिए इंसेंटिव देते हैं। और इनफैक्ट अनवेड अगर रहे, वहां पे तो कई लोग ऐसे, कई फैमिलीज ऐसी रहती है जहां पर अ, बच्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं, कपल है उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए, टीन्स में आ गए, 20 के आसपास हो रहे, तब वो शादी कर रहे हैं। मैंने अभी तक बिना शादी के ही चल रहा था ये सब। तो वो क्यों करते हैं वैसा? कि इफ चिल्ड्रन आर born विदाउट अ wedlock, so then the children are the responsibility of the state। उनका सब कुछ करना गवर्नमेंट का काम। ठीक है, तो ठीक है, शादी की तरह रहते हैं, सिर्फ फॉर्मली शादी नहीं करते, वो जब इनका सब हो जाएगा एजुकेशन वगैरह तब शादी करते हैं। ऐसा भी करते कई लोग। ओके, क्योंकि उनका अब सारा खर्चा गवर्नमेंट देने वाली है। और फिर वैसे भी इवन जो मैरिड उनके भी बच्चे रहते हैं, उनके भी सारी फैसिलिटीज रहती है। एजुकेशन इज फ्री, एंड दैट टू बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पे जो 5 स्टार एजुकेशन रहता है वहां पे वो फ्री रहता है। ओके, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में भी स्विमिंग पूल रहते हैं इंडोर, और हीटेड वाटर, वो तो कोल्ड कंट्रीज है ना, हीटेड वाटर ऊपर से। तो वहाँ तो अलग फैसिलिटीज है। तो पॉपुलेशन इंडिया में ग्रोथ की तरफ है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, यानी लोग कम मर रहे हैं,
जिस प्रोपोर्शन में लोग पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये स्टेबलाइज होगी 2050 तक। और इंडिया ऑलरेडी 2022 में ही इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, चाइना के पार जा चुकी है। तो और ऑलमोस्ट 25 साल बाकी है उसमें होने में। हाँ, तो 25 के 30 भी हो सकते हैं आगे पीछे, वो एग्जैक्ट 2050 के दिन जनवरी 1 तारीख को थोड़ी ना स्टेबलाइज हो जाएगा, जरूरी थोड़ी ना है। उसमें भी 1-2 साल 5 साल आगे पीछे हो ही सकता है। तो तब तक तुम पॉपुलेशन कितनी होगी इंडिया की, ये सोचो ना, पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। इंडिया में कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, यूरोप में तुम जाओगे, वहां पे ऐसा कैसा शांत शांत होता है ना, जैसा यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे था ना, वैसा यूरोप नॉर्मली रहता है। ओके, बहुत कम लोग दिखेंगे, सब बना हुआ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंगे बनी है, रोड्स है बढ़िया। एक ही चीज वहां नहीं दिखती, वो है लोग। अनलेस एंड अनटिल वो कोई क्राउडेड सिटी का एरिया है। तुम ऐसे सोचो ना, ब्रिटेन की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, उसमें से 1.5 करोड़ तो अकेले लंदन में ही रहती है। बाकी का ब्रिटेन तो खाली पड़ा हुआ है। तो लंदन में तुमको दिखेंगे लोग। एक तो लंदन वैसे भी वहाँ वहाँ के भी लोग है, प्लस लंदन में विजिटर्स भी बहुत आते हैं। लंदन इज द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन में ऑलमोस्ट 1 करोड़ टूरिस्ट पर ईयर आते हैं, 1 करोड़। प्लस वहां की अपनी भी पॉपुलेशन है, तो लंदन तुमको क्राउडेड दिखेगा। ओके, बट अदरवाइज तुमको पेरिस में भी थोड़ा, मतलब सिटी कैपिटल है और इस वजह से क्राउड, अदरवाइज तुम इन कंट्रीज में कहीं नहीं हो, लोग ही नहीं दिखते। तुम हाईवे से ट्रैवल करो, कोई लोग नहीं दिखते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कब की स्टेबलाइज हो गई। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, यानी उसका एक्सटेंट ऐसा है कि तुम देखो ना, हर साल कितनी ट्रेन चालू होती है, फिर भी कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता। यानी वो दिन कब आएगा कि तुमको सपोज दिल्ली जाना है या पूना जाना है, तुम सीधा स्टेशन जाओ, टिकट लो, गाड़ी में बैठो और चले जाओ। ऐसा होता है इंडिया में कभी? ट्रेन के साथ तुमको हमेशा रिजर्वेशन करना पड़ता है पहले, और कई बार तो 2-2 महीने पहले। वो भी पीक सीजन रहा है, छुट्टियां वुट्टियां आने वाली है, तो उसमें तो वो मतलब विद इन सेकेंड्स सारे बुक हो जाते टिकट्स। ऐसा 2-2 3-3 महीने भी करने के बावजूद रिजर्वेशन नहीं मिलते, अगर छुट्टियों के टाइम का कर रहे हो। तो ये क्यों होता है? जबकि ऐसा नहीं कि इंडिया में ट्रेन लॉन्च नहीं होती, हर साल नई ट्रेन लॉन्च होती। अब भी उन्होंने 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले एक नई नागपुर पूना की एक ट्रेन लॉन्च की, पूरी एसी, हम सफर एक्सप्रेस क्या नाम। वो अभी रिसेंटली लॉन्च है। तो वो लॉन्च की किसने की? ट्रेन ऑलरेडी 7-8 ट्रेन नागपुर पूना के लिए पर डे है। एक और नई ट्रेन लॉन्च की, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं मिलती। उसमें भी ऐसा नहीं कि जाके टिकट लो और बैठो, कम ही पड़ता है हमेशा। तुम कितनी भी सड़कें बनाओ, ट्रैफिक ही दिखेगा। कितनी भी स्कूल कॉलेजेस बनाओ, मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलना मुश्किल ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि इंफ्रा पॉपुलेशन ऑलवेज आउटपेसेस द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में तुमको और भी कई सारी चीजें करनी, जैसे सेक्स रेशियो है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स रेशियो? फिर और कई टर्म्स है इसमें, क्रूड बर्थ रेट, देन डेथ रेट, है ना, एज फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी रेट्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स वो भी करने। फिर हाउ पॉपुलेशन इज मेजर्ड, सो इट इज मेजर्ड इन बाय हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब पॉपुलेशन जो रहता है उसकी जनगणना जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली एक एक आदमी को काउंट किया जाता है। तो सैम्पलिंग के बेसिस पे नहीं होता। सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि सपोज चलो इस गली में सबको गिन लिया, ठीक है, इस गली में, अपने क्लास की गली में सबको गिन लिया, तो ऐसी कितनी गलियां हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक सैंपल हो गया। ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन जनगणना जो होती है वो एक्चुअली एक एक आदमी की गिनती होती है, एक एक बेबी से लेके कोई 100 साल का होगा उसकी भी। और एंड दैट इज अ वेरी सिस्टमैटिक एक्सरसाइज। और ये अभी से नहीं, ब्रिटिश ने ये शुरू की थी 1891 में, इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था, और तब से लेके अभी तक वो चल ही रहा है। व्हेन द सेंसस हैपेंस, द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी इज इन्वॉल्वड इन पॉपुलेशन कैलकुलेशन। मतलब स्कूल के टीचर से लेके क्लरिकल स्टाफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रहते हैं, सबको ड्यूटी लगती है। घर घर जाके पूछे जाते हैं, उसके इंचार्ज होते हैं बड़े ऑफिसर्स, क्लास वन ऑफिसर्स के अंडर में कुछ एरियाज रहेंगे। ऐसी उसकी भी हायरार्की बनती है पूरी। तो इसमें घर घर, फिर इसमें इस बात का भी ये देखा जाता है, मान लो सपोज एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं,
उन्होंने बोला कितने कितने तुम्हारे घर में, बोलेंगे 5 लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो उसमें से जो मेल मेंबर था वो दूसरी सिटी में जॉब कर रहा है। तो अब वो जहाँ जिस सिटी में जॉब कर रहा है वहां जो गिनने आएंगे तो वहां उसकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो उस बात का भी ध्यान रखा जाता है, उस बात का भी ध्यान रखा जाता है, उसके लिए कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। ओके, उसके लिए कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी है, और ये सब उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर देखिए रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियन सोसाइटीज। तो पावर्टी और डेवलपमेंट और ये सारे जो इश्यूज है, जैसे अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट एंड सॉल्यूशंस, ये सब हम इकोनॉमी या किसी न किसी वे में उसको कर ही लेंगे। ये सब छोटे टॉपिक्स है। पेपर वन में जो मेन 2 टॉपिक है वो है तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। फिर इसमें है ये सारी चीजें जो बाकी के प्रॉब्लम्स, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कम्युनलिज्म के क्या कॉजेज है, जैसे कम्युनलिज्म इंडिया में ग्रो कैसे हुआ, बिपिन चंद्र में उसके 3 चैप्टर्स दिए हुए। तो वो तो फ्रीडम तक का हुआ। फिर उसके बाद इंडिया में कम्युनलिज्म का क्या स्टेटस है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीजेपी इसको बढ़ावा देती है, कुछ आइडियोलॉजीज की पूरी, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन रहती है वो पूरी बेस्ड इसी पे रहती है। अभी तुम मोदी की जो कैंपेन चल रही है तुम उसको देखो, उसमें एक भी भाषण में जब से इलेक्शन शुरू हुआ उसने ये बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है 10 साल, और आगे क्या करने वाले हैं, उस पर वोट दो, वो बोलता ही नहीं। वो एक ही चीज बोल, 2-3 ही उसके टिपिकल चीज है यार। एक तो ये है कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया ये बता दे भाई, तुमको चुन के इसलिए नहीं दिया था कांग्रेस की गलती हम गिराने के लिए, तुमने क्या किया ये तो बताओ। अब उसने कुछ किया ही नहीं तो बताएगा क्या। तो फिर दूसरा, हिंदू मुस्लिम, बस। अब जो झूठ तो ऐसे बोलने का रिकॉर्ड होल्डर है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बताइए तो, हर पार्टी एक मैनिफेस्टो, कांग्रेस में बोलता है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि तुम्हारी आधी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। ऐसा कौन बनाएगा मैनिफेस्टो? ऐसा हो सकता है क्या? खुद अनपढ़ है इसका मतलब क्या देश के भी सारे लोग अनपढ़ गंवा रहे हैं? ऐसा ऐसा कौन मानेगा? अभी गुजरात में भाषण दिया, गांव उनको बोल रहा है कि तुम्हारी अगर 2 भैंसे है तो एक मुसलमानों को दे दी जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? यानी एक हंसी का पात्र बन के रह गया ऐसा प्रधानमंत्री है। जोकर, यस बिकम अ जोकर ना, एंटरटेनर। ओके, तो इस टाइप की बातें, और ये इनकी बात ये है कि इनका मेन मुद्दा क्या है, पोलराइजेशन, ताकि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो और इनको दे। और इनको मिला भी तो है ना अभी तक, मतलब उस वजह से तो सत्ता में आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये अब आगे चलेगा। यानी एक कभी ना कभी तो लोग रियलाइज करेंगे ना कि घूम फिर के राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसकी ऐसी बातें करके और सुन के नौकरियां थोड़ी ना बढ़ती है। घर में चूल्हा भी तो जलना चाहिए। एजुकेशन की क्या स्टेटस है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी क्रिएट की है? कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा है। तो कम्युनलिज्म कैसे बढ़ाते हैं? रीजनलिज्म इज नाउ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज। इंडिया में ढेर सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो रीजनल है। अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल स्पेसिफिक पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, अम, एक महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी वो गोवा की है। वो अपने कैंडिडेट यूपी में थोड़ी ना उतारेंगे, है ना। यहाँ पे कांग्रेस, यहाँ पे एनसीपी, शिवसेना महाराष्ट्र में। तो ऐसी ऑल इंडिया लेवल की पार्टी 3-4 ही है। जैसे कांग्रेस बीजेपी तो है ही, फिर बहुजन समाज पार्टी और अभी आम आदमी पार्टी भी। ओके, तो अदरवाइज बाकी अब डीएमके, एआईडीएमके, ये साउथ इंडिया की पार्टीज। तो ऐसे फिर ये पार्टीज बेसिकली बनी क्यों है? बिकॉज दे उनकी उनका मेन ये है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। ओके, तो उसके लिए एक स्टेट की अपनी पार्टी होनी चाहिए। तो वो वैसी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की है ना। टीआरएस जिसका नाम भी उन्होंने बीआरएस रख दिया, यानी पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, अभी उसको उन्होंने भारत राष्ट्र समिति रख दिया, जैसे कि वो भी पूरी इंडिया की पार्टी है। भाई तुम उसको भारत बोलो, यूनिवर्स ही बोल देते ना। हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तुमको तेलंगाना के बाहर कौन वोट देने वाला है? ग्लोबल बोल देते, ग्लोबल राष्ट्र समिति, फर्क क्या पड़ता है?
अब उन्होंने अपना नाम बीआरएस कर दिया, तो खैर जो भी है, लेकिन वो तेलंगाना स्पेसिफिक पार्टी है। तो ऐसी कितनी सारी पार्टी जो रहती है वो रीजनल स्पेसिफिक रहती है, तो दे आर बेसिकली क्रिएटेड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ओके। देन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। नाउ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब ये तो तुमको पता ही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये, देयर शैल बी नो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन एंड स्टेट शैल लुक ऑल रिलीजन विद इक्वल। किसी को कम या ज्यादा नहीं बोले। अब वो अब ये भी से अपनी इसकी इनकी बीजेपी आरएसएस इनकी जो आइडियोलॉजी है, इसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है ना। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जब सेक्युलरिज्म लिखा है, तो ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? तो वो जो भी है, इनको इससे वोट मिलते हैं इसलिए करते हैं। देन सेक्युलरिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट, ये क्या अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक है। हाउ सोसाइटी गेट्स एम्पावर्ड थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, स्कीम्स, विमेन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और क्या क्या नहीं रहता इसमें। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वर्ड तो सुना ही होगा तुमने। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और फिर उसके हमको इफेक्ट्स इंडियन सोसाइटी पे जानने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? वर्ल्ड मार्केट। ओके, दैट इज अ वे टू से दैट। तो ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली knitting the entire world into a single global village। तो उसमें ग्लोबल विलेज में जब तुम कन्वर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या रहेगा? जो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एंड नॉट ओनली इट इज नॉट ओनली ग्लोबलाइजेशन जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ इकोनॉमी के लिए कंफाइंड नहीं है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एवरीथिंग लाइक कल्चर, बाउंड्रीलेस सोसाइटी कंट्रीज, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो चीजें है इसका, लेकिन होता क्या है कि जो डोमिनेंट इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्रीज रहते हैं, उनका उनको अपने आप ही एक ग्लोबलाइजेशन में एज मिलता है, क्योंकि उन्हीं के पास सारी टेक्नोलॉजीज है, उन्हीं के पास इकोनॉमिक पावर है, उन्हीं की करेंसी स्ट्रांग है ना। तुम इंडियन रूपी लेके जाओ ब्राजील में कुछ खरीदने, देगा क्या तुमको कोई दुकानदार? इंडियन रूपी नहीं, नहीं देगा, क्योंकि वो एक्सचेंजेबल करेंसी नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ वीक करेंसी। तुम डॉलर, यूरो, पाउंड लेके जाओ तो तुम वो ले लेंगे। ठीक है। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग करेंसीज एंड दे आर ट्रेडेबल। यू कैन एक्सचेंज इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तुम्हारे पास अगर 100 यूरो पड़े जेब में, तो तुम्हारे पास, तुमको कोई दिक्कत नहीं, वो 100 यूरो तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खर्च कर सकते हो, किसी भी वहां के लोकल बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हो। यही तुम अगर 100 रुपए या चलो 2000 रुपए लेके गए किसी कंट्री में, अर्जेंटीना में गए चलो, या ऑस्ट्रेलिया में गए, फिर वो तुम बोलोगे जरा वो देना चॉकलेट, ये लो पैसे, हाँ वो लेगा क्या? नहीं लेगा। इवन वहां के किसी बैंक में भी जाओगे, बोलोगे मेरे 2000 रुपए लेके अपनी करेंसी वापस में कर देना, वो बोलेंगे ये क्या लेके आए? कागज के टुकड़े लेके जाओ। उनके लिए वो कागज के टुकड़े। ओके। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन में हमेशा फायदा डेवलप कंट्रीज को होता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्रीज है, और फिर उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ है? तो इंडियन सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या हुआ है, इंडियन कल्चर पे क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट तो उस पर भी हुआ ही है ना। फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, इन जनरल ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ है हर चीज में, सोशो रिलीजियस इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो सारी चीजें इसमें हमको देखनी। ठीक है। तो अभी इसका जो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हम कल, ये और कल पेपर 2 और पेपर 3 दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ओरिएंटेशन। सो विल स्टॉप हियर। पेपर 1 का जो ये बाकी के 3 पार्ट्स है, दिस मच, दिस इज बेसिकली ज्योग्राफी। नाउ यू नीड नॉट रीड दिस पॉइंट्स सेपरेटली, क्योंकि इसमें पूरी ज्योग्राफी आ गई तुम्हारी। देखो पेपर 1 में जो मेन टॉपिक्स है वो तुम्हारा फ्रीडम स्ट्रगल है, हिस्ट्री, ओके, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल और ये सब, और फिर उसके अलावा तुम्हारा ज्योग्राफी, यही उसमें मेन है। बाकी के फिर छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। सी ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इज और स्टडीड इन 3 पार्ट्स: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऐसे 3 रहते हैं। दे ऑल कम अंडर ज्योग्राफी। तो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर दे। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो हार्डकोर ज्योग्राफी, ओके, जिसमें सब कुछ आ गया तुम्हारा, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ओके, एटमॉस्फियर, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम,
ये सब तुम्हारा आ गया तुम्हारे फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, ऑल द सिस्टम्स, क्लाइमेट कैसे होता है, क्लाइमेट्स, वेजिटेशंस, वेदर फिनोमिना, ये तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी में हो गया। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या आता है, इट इज अबाउट द रिसोर्सेज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कौन से कहाँ पर है, विच प्लेसेस हैव क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स, विच प्लेसेस हैव आयरन ओर, फिर मैग्नीज, या यू नेम इट, ऑल द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से कहाँ पर होते हैं, यूरेनियम कहाँ है। अच्छा, फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें, जैसे एग्रीकल्चर में फिर प्रोडक्टिविटी वाइज, कि जैसे कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ज्यादा होता है। ओके, व्हाट आर द व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज, व्हाट आर द राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, और व्हाट आर द मेजर फिशिंग जोन्स। ऑलराइट, तो इस टाइप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें जो रहेंगी वो भी इसमें आएंगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और उसके अलावा फिर ये आएगा कौन सी कंट्रीज में या किन एरियाज में किन चीजों की वजह से अबंडेंस है, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज ने किन एरियाज को प्रॉस्पर किया है। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज तो मैटर करते ही है ना किसी भी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी में। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यू कैन से इट इज अ ब्लेस्ड लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट हैज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, यू नेम इट, बी इट क्रूड ऑयल, बी इट यूरेनियम, बी इट एनीथिंग, जो बोलो हर चीज वहां पर है। और उसके अलावा उनके पास खुद का क्रूड ऑयल भी इतना है कि वो उनको कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। क्रूड ऑयल फिर भी वो इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट क्यों करते हैं, उनको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उनके पास खुद की बहुत ऑयल वेल्स है, फिर भी सऊदी अरबिया वगैरह से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि जब पूरे दुनिया का क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तब ये अपनी ऑयल की वजह से एक नई मोनोपोली क्रिएट करेंगे। मे भी तब तक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आ भी रही है, अभी इंडिया में भी दिखती है थोड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स भी, कार्स भी। ओके, लेकिन जब तक पूरे वर्ल्ड में ये देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरसी भी बोल सकते हैं या स्ट्रैटेजी भी। जब तक क्रूड ऑयल खत्म नहीं होता दुनिया का, तब तक पेट्रोल, डीजल डीजल के तो खैर वो पॉल्यूशन की वजह से अभी फेज आउट कर रहे हैं, कई कंपनीज ने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया उसका, मारुति वगैरह ने अभी डीजल कार्स नहीं बनाती। तो लेकिन पेट्रोल और ये तो रहेगा जब तक वर्ल्ड के क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स खत्म नहीं होते। क्योंकि अगर वैसा कर दिया तुमने, उसको जल्दी से रिप्लेस कर दिया, तो इतनी बड़ी ह्यूज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इकोनॉमी, इसका होगा क्या, इसका क्या करेंगे क्रूड ऑयल का, अगर तुमने कंप्लीट शिफ्ट कर दिया। और ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता था, तुम ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब है, ये 80s में भी पूरे वर्ल्ड में आ सकते थे, 80s 90s में, और अब तक कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन जब तक वर्ल्ड में क्रूड ऑयल रिजर्व्स है तब तक कंप्लीट फेज आउट तो नहीं होगा। ओके, बिकॉज उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। उधर ब्रिटेन के पास भी नॉर्थ नॉर्थ सी जो है, नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच में, वहां पे शेल ऑयल एक ब्रिटिश कंपनी है, उनका बहुत ह्यूज क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स है उसमें, सी के अंदर ऑफशोर ड्रिलिंग करते हैं। तो वो क्यों उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसको चलाएंगे। इनकी पूरी साठगांठ रहती है, जो सब डेवलप्ड कंट्रीज रहती है ना, दे वांट टू बेसिकली मोनोपोलाइज द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी जो रहता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है, जो ह्यूमैनिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जैसे व्हाट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें, तो उसमें सेक्स रेशियो कैसा है। ओके, मतलब मेल टू फीमेल रेशियो। अब कौन सी कंट्रीज में सेक्स रेशियो ज्यादा है, कौन सी कंट्रीज में कम है, और इंडिया में कम है। नेचर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें सेक्स रेशियो जो रहता है उसमें हमेशा फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। तुम कोई भी स्पीशीज देखो, बीट बर्ड्स, एनिमल्स, तुम किसी में भी देखो तो उसमें फीमेल ज्यादा होती। तुम कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखो, वहाँ शेरनियां ज्यादा रहेंगी, शेर कम रहते हैं। ओके, तुम बर्ड्स देखो, चिड़िया, बर्ड्स को तो बोलते भी हम फेमिनाइन नाम से एड्रेस करते हैं ना, चिड़िया बोलते हैं, वो मेल भी रहा उसको भी चिड़िया ही बोलते हैं, है ना। चिड़िया आ रही है, हम कह रहे फेमिनाइन, बिल्ली, है ना, बिल्ली में मेल्स नहीं होते क्या। तो वो क्यों, बिकॉज बेसिकली
फीमेल्स ही ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ मेल्स आर मोर इन अ गिवन स्पीशीज, व्हाट विल इवेंचुअली हैपन, दैट स्पीशीज विल गेट वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। समझ गए? तो इसीलिए नेचर ने ये अरेंजमेंट बनाया है कि देर शुड बी मोर नंबर ऑफ फीमेल्स। तो ह्यूमन बींग्स में भी ये लागू होता है, सो देर शुड बी मोर नंबर ऑफ विमेन इन अ गिवन इन एनी सोसाइटी। तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में तुम देखो तो हमेशा वो ज्यादा रहता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। इंडिया में वो कम है, इंडिया में वो उसका रेशियो 946:1000। दैट मीन्स देर आर 946 women फॉर एवरी 1000 men। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे व्हाट डज दिस शो, इट इज अ बैड इंडिकेटर बेसिकली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बाकी के जो सोशल इंडाइसेस होते हैं उसमें दिस इज अ बैड इंडिकेटर। दिस शोज द लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री। ओके, और फिर वहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता होगा, और इन जनरल लोअर स्टेटस शो करता है। तो जहाँ पे विमेन का एम्पावरमेंट नहीं है तो वो सोसाइटीज वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकती। ओके, तो अब जैसे मैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो इसमें फिर लिटरेसी रेट्स क्या होते हैं, और फिर बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, हाउ आर पॉपुलेशन कैलकुलेटेड, फिर बर्थ रेट रिलेटेड और भी उसमें और रिफाइंड इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, वो भी करने हैं। और तो ये होगी तुम्हारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, फिर इसी में व्हाट आर द वेरियस डिजीज, अच्छा डिजीजेस कौन कौन से कहाँ पर ज्यादा होते हैं, देन द वेरियस ट्राइब्स इन इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। फिर तुम्हारे वेरियस लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन, सो विच इज द हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। इट इज मैंडारिन। मैंडारिन सुना है, प्रीलिम में चॉइस था, मैंडारिन, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी। मैंडारिन, मैंडारिन लैंग्वेज जो है चाइनीज को मैंडारिन बोलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज वो है, सेकंड इंग्लिश। यू विल बी सरप्राइज टू नो बंगाली इज फिफ्थ हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज, फिफ्थ और सिक्स्थ। बंगाली कैसे? बंगाल तो एक वन ऑफ द स्टेट्स है इंडिया में। कैसे? बांग्लादेश की वजह से। बांग्लादेश जो है ना वर्ल्ड का डेंसेस्ट कंट्री है। हाँ, अब ये सारी ऐसी चीजें विच इज डेंसिटी वाइज कंट्रीज कौन कौन से, लीस्ट मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो मंगोलिया है, चाइना के ऊपर जो कंट्री है मंगोलिया। अच्छा, ज्योग्राफी करते समय हमेशा एटलस रिफर करते रहना चाहिए, और एटलस तो तुमको ऐसे भी रिफर करना ही चाहिए ना, देखो तुमको लोकेशंस पता होनी चाहिए, उससे तुम विजुअलाइज कैसे करोगे बिना उसके? यानी तुम अगर, हम किसी करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ पर कोई समिट हो रही है, ओके, कई फला जगह पे, तुमको पता ही नहीं वो कहाँ है, वो जगह कहाँ है। अब हिस्ट्री भी तुम पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी प्लेसेस के नाम आएंगे, ये वॉर्स हुई यहाँ पे, इसने इस एरिया में इसने रूल किया, इसने यहाँ पे रूल किया, ये कल्चर यहाँ से आया, वहां से आया, तुमको पता ही नहीं ये जगह कहाँ है। इसीलिए तुमको लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ, मैं तो बोलूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और नॉट, इन जनरल भी पता होनी चाहिए कौन सी कंट्रीज कहाँ है। सपोज मैं अभी बोलूँ चेक रिपब्लिक, तुमको पता है कहाँ है? कैन यू विजुअलाइज वेयर इट इज एग्जैक्टली लोकेटेड? अच्छा, मैं बोलूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में, डू यू नो वेयर इट इज? वेनेजुएला कंट्री कहाँ है? हाँ, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे कुछ भी, तो ज्योग्राफी की नॉलेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, हर जगह यूज होती है। तुम चाहे साइंस टेक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, उसमें तुमको ज्योग्राफी की नॉलेज तो यूज होनी ही है। उसका रीजन ये है कि उसमें नाम आएंगे तुमको पता होना चाहिए कौन से लोकेशंस का है। Okay. तो अब ये जो हमने बात की, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मैंने बहुत छोटे इसमें बताया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें रहती है। तो मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों को तुमको वर्ल्ड के भी हिसाब से करना है और इंडिया के भी हिसाब से, बिकॉज देर इज अ होल सेक्शन फॉर इंडियन ज्योग्राफी।
ओके, इंडियन ज्योग्राफी इज एज इम्पोर्टेंट एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। तो मतलब रेगुलरली आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी उसमें रहता है ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये जो हमने सारी चीजें बात की, फिजिकल ज्योग्राफी, तो अब जैसे हम वेदर फिनोमेना बात करें या क्लाइमेट, तो वर्ल्ड का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री एंड not only culturally diverse, but it is also it geographically or territorially also it is one of the largest countries in the world, है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। तो इस वजह से इंडिया और इसका लोकेशन ऐसा है, यहाँ पे हिमालयाज भी है, तो यहाँ पर इंडिया में लिटरली वर्ल्ड के जितने क्लाइमेट्स है सब तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे टुंड्रा क्लाइमेट होता है जो एकदम नॉर्दर्न रशिया और उधर नॉर्थ पोल के आसपास पाया जाता है, वो भी तुमको इंडिया में मिल जाएगा। हिमालयाज, जो हिमाद्री रेंज है हिमालयाज की, जिसपे माउंट एवरेस्ट और सारी टॉप माउंटेन्स है, वहां पे वैसा क्लाइमेट रहता है। तुमको डेजर्ट चाहिए तो इंडिया में वो भी डेजर्ट टाइप का भी क्लाइमेट है ना, थार डेजर्ट है अपने यहाँ राजस्थान में। तुमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए तो इंडिया तो है ही ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है। फिर यहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और वो भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी है। इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो हर तरह से समुद्र है। यू नेम इट, हर टाइप के क्लाइमेट तुमको इंडिया में मिल जाएगा। मतलब मैं तो बोलता हूँ तुमको कहीं फॉरेन घूमने जाना है तो वहां के कोई टेरेन देखने के लिए मत जाना, जैसे नदी पहाड़ झरने वो सब इंडिया में है। मतलब उस पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुमको फिर बाकी चीजें जानी है देखनी है तो अलग बात, वहाँ का कल्चर और बाकी चीजें, इनको देखने जाने की जरूरत नहीं है। व्हाई शुड यू गो टू विजिट बीचेस इन अ फॉरेन कंट्री? इंडिया में इतने बीचेस है, इतनी ह्यूज 7,500 की कोस्ट लाइन, किलोमीटर की कोस्ट लाइन, हजारों बीचेस है इंडिया में। मतलब फॉरेन से लोग यहाँ पे बीच देखने आते हैं, तुम क्यों बीच देखने बाहर जा रहे हो पैसे खर्च करके? तो फॉरेस्ट है इंडिया में, सारे फॉरेस्ट है। मतलब इंडिया का 33% लैंड एरिया फॉरेस्टेड है, कोई कमी नहीं है जंगलों की। यू नेम इट, हर चीज है। वाइल्ड लाइफ भी पूरे पूरा वाइल्ड लाइफ है इंडिया में, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तो नेचर को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहाड़ देखने तो हिमालय से अच्छे कौन से माउंटेन्स है ना, स्नोफॉल स्कीइंग करनी वो भी है इंडिया में, हर चीज। इन सब के लिए बाहर बाहर जाने की जरूरत नहीं, दूसरी चीजों के लिए ठीक है। ओके, तो इन्हीं सबको हमको इंडिया और वर्ल्ड के हिसाब से कर। ओके, सो दिस वाज अबाउट पेपर वन।